ये है वीवो का T5X। अंडर 20,000 में सबसे योग्य फ़ोन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसकी योग्यता को थोड़ा सा कम नहीं काफ़ी ज़्यादा कम कर देती है। उन चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं, क्योंकि इसको यूज़ करते हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया है। सारे डाउट्स क्लियर करेंगे कि इस फ़ोन को आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसी रेंज में आपको Realme P3 मिलता है या Vivo T4X मिलता है, उन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए या इसको लेना चाहिए। चलिए शुरू करो। देखो, पहली चीज़ है प्राइसिंग हर फ़ोन की बढ़ी है इस साल, तो इसकी भी प्राइसिंग जो है आपको ना 3 से 4 हज़ार रुपये महंगी देखने को मिल जाएगी पिछले साल के मुकाबले में। तो बेस वेरिएंट 6GB रैम 128GB के साथ आपको 17 से 18 हज़ार तक ऑफर के साथ मिल जाएगा। बाकी प्राइसिंग के हिसाब से बॉक्स में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। केस आपको ट्रांसपेरेंट वाला मिलता है जो पीला पड़ ही जाएगा, फिर कुछ भी करो सफ़ेद नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगी कि जैसे आप इस फ़ोन को हाथ में पकड़ोगे ना, आपको थोड़ा हैवी लगेगा। ये शुरू के कुछ दिन हैवी लगने वाला है, क्योंकि बड़ी बैटरी आती है साथ में। यहाँ पर जो है ना, थोड़ा वेट भी इसका ज़्यादा साइड में 220 ग्राम हो जाता है, बट ये लगेगा आपको 1 से 1.5 हफ्ता। उसके बाद आप यूज टू हो जाओगे सेम फ़ोन से, आपको ये नॉर्मल लगेगा। अगर लुक के बारे में बात करें तो फ़ोन दिखने में डेफिनेटली आपको प्रीमियम लगेगा। ऑल्दो यहाँ पर प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम्स यूज़ किए गए हैं, लेकिन मैट फिनिशिंग के साथ आते हैं तो कोई फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह नहीं लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल आपको कुछ इस टाइप से अच्छा देखने को मिल जाता है। इसमें आपको डायनेमिक लाइट भी मिलती है जो नोटिफिकेशन कॉल वगैरह के टाइम पे अलग टाइप से ग्लो करेगी। कितने लोग ऐसे नोटिफिकेशन लाइट का यूज़ करते हैं, कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी कॉर्नर्स वगैरह कर्वी हैं तो फ़ोन यूज़ करते टाइम चुभेगा नहीं। फ्लैट फ्रेम्स मिलते हैं तो थोड़ा ऐसे पकड़ने में आपको अच्छी ग्रिप मिलेगी, लेकिन थोड़ा बड़ा भी हो जाता है फ़ोन, तो आपको ऑल द टाइम 2 हाथ से यूज़ करना पड़ेगा इसको। इसके साथ ना फ़ोन काफ़ी ड्यूरेबल बन जाता है। आपको IP69+ तक की डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग मिल जाती है। पानी में डुबा के चलाइए, लेकिन हम हमेशा एडवाइस करते हैं मत कीजिए ऐसी चीज़ें, क्योंकि वारंटी क्लेम नहीं होता उस पर। बाकी मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी है, तो गिरने पर टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ऐसा कॉन्टेंट देखने के बाद ना आपके गलत फ़ोन लेने के चांसेस भी कम होते हैं। तो मेक श्योर करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करना, ताकि ऐसी कोई वीडियो आपसे कभी मिस ना हो जाए। ओए, बाकी फ़ोन जितना मोटा है उस हिसाब से लगा था कि हेडफोन जैक का पोर्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी हेडफोन जैक का पोर्ट नहीं है, ना ही आप यहाँ पर कोई SD कार्ड लगा सकते हो। बट यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जिनका वॉल्यूम भी 400% तक चल जाता है, एंड आपका कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस होगा एटलीस्ट मोनो से बेटर आपको यहाँ पर मिलेगा। बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी, इसे नहीं बोलूँगा। बाकी एक और चीज़ है कि हैप्टिक्स भी यहाँ पर आपको सॉफ्ट वाले मिलते हैं, तो मैं एडवाइस करूँगा इनको ऑफ करके ही रखना। और यहाँ पर LCD डिस्प्ले है तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम वर्क करता है। तो बिल्ड में इस रेंज के हिसाब से मेरे को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत जहाँ पर हो जाती है ना, वो आता है डिस्प्ले वाला डिपार्टमेंट। देखो, डिस्प्ले तो यहाँ पर आपको बड़ी मिल जाती है, लेकिन ये LCD डिस्प्ले है। इस रेंज में ना यहाँ पर हमें एमोलेड एटलीस्ट ये लोग दे सकते थे, चाहे उसकी जगह थोड़ा mAh बैटरी में कम कर देते हैं। कितने लोग ऐसी चीज़ों से सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर वो थोड़ी कमी एमोलेड की खलेगी, लेकिन LCD के हिसाब से मैं बोलूँगा ना, कलर्स वगैरह यहाँ पर अच्छे देखने को मिल जाएंगे। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि LCD के हिसाब से सही कलर देखने को मिलते हैं। बट एक और चीज़ पर ध्यान ज़्यादा जाता है, वो इसका आने वाला नीचे का चिन। तो ये चिन भी काफ़ी बड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे आपका कॉन्टेंट देखते देखते थोड़ा एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है। ये भी चीज़ें थोड़ी कम हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ना यूट्यूब में 4K HDR वीडियो फ्लॉलेसली चलती है। इसमें HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। इनफैक्ट फुल HD कंटेंट आप स्ट्रीम भी कर सकते हो। बाकी फ्रंट में टाइटन ग्लास की प्रोटेक्शन है, लेकिन स्टिल मैं बोलूँगा फ्लैट डिस्प्ले है तो एक अच्छा टेम्पर्ड ग्लास जरूर से लगवा लेना। स्क्रैचेस वगैरह ईजिली यहाँ पर लग जाते हैं। तो तुपाली निकाल के बादल निकाले बाबा। बाकी आउटडोर में बहुत ज़्यादा ब्राइट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन LCD के हिसाब से यहाँ पर इनफ ब्राइट मिलता है कि दिख जाती है आपको सारी चीज़ें, अगर आप डायरेक्टली सनलाइट में भी यहाँ पर देखोगे। एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी काफ़ी स्मूथ फील होता है। इनफैक्ट ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी है, तो आप ऐप्स को हाई रिफ्रेश रेट पे भी चला सकते हो। बाकी फ़ोन जो है ना, फ्यूचर प्रूफ भी बनता है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर कोई भी NFC नहीं है, बट IR ब्लास्टर के साथ नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को मिल जाता है, जो बजट रेंज में मोस्टली मिसिंग रहता है। 5G की स्पीड भी यहाँ पर ठीक देखने को मिल रही थी, डुअल 5G को सपोर्ट करता है। 5G+ कांस्टेंट आ रहा था, 5G++ भी देखने को मिला, इनफैक्ट 4G+ भी मोस्ट ऑफ द टाइम आ रहा था। VO 5G भी आता है, लेकिन कॉल करते टाइम ये VO LT पे आ जाता है, तो 5G कॉलिंग फिलहाल इसमें नहीं हो सकती है। कॉल रिकॉर्डिंग आप चुपके से कर सकते हो, एंड डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है, तो कॉलिंग वाले डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप आराम से जानो मानो सुनो लंबी बातचीत इसमें कर पाओगे। एक और चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी, वो है इसका सॉफ्टवेयर। Origin OS 6.0 बेस्ड ऑन Android 16 देखने को मिलता है, और प्रॉमिस किया गया है 2 मेजर अपडेट प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। इस रेंज के हिसाब से ठीक है, 2 की जगह 3 हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो पहली चीज़ आप देखोगे ना, कि बहुत सारे आपको रिकमेंडेशन शुरू के टाइम पे ना ऑन ही देखने को मिलते हैं, तो इनको सभी को आप ध्यान से ऑफ कर लेना, अदरवाइज फालतू के नोटिफिकेशन बाद में आते रहेंगे। शुरू में जैसे ही एक पड़ाव पार करोगे, दूसरे पड़ाव में बोलेगा ये सारे ऐप्स को इंस्टॉल कर दो, तो इनको भी ध्यान से आपको डिसेबल कर देना। एंड अगर आप 250 वेरिएंट लेते हो तो इसमें इतना कुछ आपको फ्री देखने को मिल जाएगा। बाकी ब्लोटवेयर भी 11 आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर हॉट ऐप एंड हॉट गेम्स भी है,
जिनका नाम अब ऐप एंड गेम हो गया, तो इनको शुरू में ही डिसेबल कर देना। बाकी कुछ नोटिफिकेशन को आपको ऑफ करना है, जैसे ब्राउज़र, गेम सेंटर, आई मैनेजर, वी ऐप स्टोर, वीवो स्टोर, इनको कर दोगे तो कोई अननेसेसरी नोटिफिकेशन बाद में देखने को नहीं मिलेंगे। अदरवाइज फालतू के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर आते रहेंगे। बाकी ग्लोबल सर्च में भी रिकमेंडेशंस दिखाता है, इसको भी आपको स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में जाके नोटिफिकेशन सेंटर कर देना। इसके बाद एक बहुत अनोइंग चीज़ आ जाती है, जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करोगे वो जो है ना ऐप को स्कैन अलग से कर देता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने डिसेबल करके देखी, स्टिल यहाँ पर ऐप स्कैन वापस आ ही जाता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर लुक्स वगैरह अब आपको तगड़े मिल जाते हैं। एंड मैंने ओरिजिन ओएस पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई रखी है, उस वीडियो को आई बटन में जाके ज़रूर से चेकआउट करना। तो अब यहाँ पर थोड़ा मॉडर्न लुक के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें सारी चीज़ें, जिसमें फीचर्स भी सारे ऐप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन है। ऑल्दो एलसीडी में इसका कोई काम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा। इनफैक्ट ये ओरिजिनल आइलैंड भी मिल जाता है, जो कॉल म्यूज़िक के टाइम पे आपके काम आएगा, ऐसा कुछ आपको इंटरफेस इसका देखने को मिलेगा। बाकी एआई के भी बेसिक फीचर जैसे सर्कल टू सर्च, जेमिनाई, रीटच में ये 3 ऑप्शंस, एंड बाकी सारी एआई की जो लिस्ट है आपको साइड में दिख रही होगी। बाकी एनिमेशंस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ऐप ओपन के, क्लोज के, ऐप के बीच में स्विच करते हो, विडजेट ओपन क्लोज करते हो, रिसेंट पैनल में, ऐप ड्रॉअर में, बाउंस इफेक्ट, कंट्रोल सेंटर के सारे एनिमेशन, तो प्रॉपर एनिमेशन देखने को मिलते हैं। और अगर आपको ध्यान हो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक बग था जिसमें आप ऐसे अगर स्वाइप करते हो ऐप्स के बीच में तो वहाँ प्रॉपर एनिमेशन देखने को नहीं मिलता। अब जो है इस बग को फिक्स कर दिया गया है, तो व्यू वाले ना सॉफ्टवेयर पे अच्छे से ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर। और परफॉर्मेंस की बात करें तो डायमेंसिटी 7400 टर्बो चिप है, साथ में UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है, रैम टाइप भी ठीक मिल जाती है, जिसमें हमें अप्रॉक्स 1 मिलियन के एंटूटू स्कोर मिलते हैं। गीक बेंच इतने थे, ग्राफ ग्रीन था, 80,000 प्लस के रीड राइट स्कोर्स मिलते हैं। तो देखो नॉर्मल इस रेंज में ना जिस हिसाब से यूसेज करना होता है, डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग वगैरह, ये चिप बहुत ही ईजिली अच्छे से करवा के देगा। मतलब इस रेंज में यूजुअली जो चिप आती है उससे आपको बेटर यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप ऐप को ओपन करते हो तो लोड टाइम यहाँ पर कम आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 3-4 ऐप खोला, फिर 5वां ऐप खोला तो ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा उन ऐप्स को खोलने में। साथ में यहाँ पर बैकग्राउंड में भी 10 के 10 ऐप को इसने रखा था जब हमने रैम मैनेजमेंट टेस्ट किया था, तो आपका मल्टीटास्किंग ये ईजी कर देगा। इसके बाद अगर आप थोड़ा कैमरा को जब यूज़ करोगे ना, तब वहाँ पर सबसे पहली चीज़ शटर स्पीड कुछ ऐसी फास्ट देखने को मिल जाएगी, इस रेंज के हिसाब से सही बोलूँगा। बाकी जब फोटोज़ क्लिक करने के बाद मिनिमाइज़ करते हो, दोबारा ओपन करते हो किसी ऐप को, तो कोई वहाँ पर लैग देखने को नहीं मिलता है। साथ में जब फोटो क्लिक करते हो तो 3 सेकंड, कभी कभी 4 सेकंड ले लेता है ये फोटो को प्रोसेस करने में, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी एक चीज़ मैंने नोटिस करी थी, कैमरा यूज़ करते टाइम ना कभी कभी यहाँ पर एनिमेशन में जिटर देखने को मिलता है, और कभी जैसे कैमरा ऐप को खोलोगे तो ओपन होने में भी 4 से 5 सेकंड ले लेता है। सो ओवरऑल ये कैमरा ऐप में दिक्कत है, होपफुली इसे सॉफ्टवेयर के साथ और ये बेटर करते जाएंगे। इनफैक्ट गेमिंग में थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था कि BGMI में जस्ट 60 FPS का सपोर्ट मिलता है यहाँ पर, होपफुली आगे चल के 90 या 120 FPS उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चिप करवा सकता है उस 90 या 120 FPS की गेमिंग। बाकी यहाँ पर 50 to 60 FPS के बीच में हमें एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस एक्यूरेट है, बाकी कोई मेजर हीटिंग का इशू नहीं है। ये चीज़ डायमेंसिटी 7000 सीरीज़ के जो चिप आते हैं ना, इसमें ये चीज़ खासियत होती है कि आपको हीटिंग ज़्यादा नहीं करवाता है। साथ में यहाँ पर जब हीटिंग ज़्यादा नहीं होगी तो बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा, ऑल्दो बैटरी बड़ी यहाँ पर ऑलरेडी मिलती है, तो नॉर्मल टू मॉडरेट यूसेज में आप पकड़ सकते हो 1.5 दिन ये आराम से चल जाएगा। अगर आप बहुत नॉर्मली ही यूज़ कर रहे हो तब 2 दिन तक भी इसकी बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये चिप भी बहुत ज़्यादा पावर हंगरी नहीं है। साथ में जस्ट 1% का आइडल ड्रेन हुआ था 5G पे मेरे एरिया में। बट एक चीज़ है, 44 वॉट का चार्जर इन द बॉक्स मिलता है, ये थोड़ा और फास्ट हो सकता था। यहाँ पर ना आपको 90 मिनट्स ले लेता है ये फुल चार्ज होने में। इसके अलावा एक चीज़ में थोड़ा और मैं डिसपॉइंट हुआ था, वो है कैमरा वाला डिपार्टमेंट। यहाँ पर सेंसर आपको मेन तो मिलता है बट कोई अल्ट्रा वाइड नहीं है, साथ में फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है। तो एक चीज़ है, फ्रंट से जितनी फोटोज़ हमने ली अच्छी फोटोज़ देखने को मिलती है, काफ़ी क्लोज टू नेचुरल साइड में फोटोज़ आती हैं, डिटेलिंग अच्छी रहती है। इनफैक्ट यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन भी अच्छे से हो जाता है, यहाँ पर भी आपको कलर अच्छे देखने को मिल जाएंगे। एंड ये कुछ सैम्पल्स है फ्रंट कैमरा के, यहाँ पर फोटोज़ मुझे अच्छी लगी। बट अगर देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बट अगर बैक कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है ना, मेन सेंसर से फोटोज़ तो अच्छी आती हैं, लेकिन जैसे ही इसमें आप थोड़ा जूम ऐड करोगे, जैसे 1x एंड 2x का जूम हो जाता है, वहाँ पर 2x में आपको डिटेलिंग की कमी देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पे लाइट जो है ये अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाता है, एंड कभी एक्स्ट्रा ही वाइट कर देगा फेस को, कभी जो है थोड़ा ज़्यादा ही वार्म कर देगा, तो कुछ इस टाइप की इनकन्सिस्टेंट फोटोज़ मिलती हैं। बाकी पोर्ट्रेट मोड में भी आपके पास यहाँ पर 1, 1.5 एंड 2.2x में क्लिक करने का ऑप्शन है, जिसमें अगेन 1x में ही डिटेलिंग अच्छी है, उसके ऊपर वाले जूम में डिटेलिंग अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, एंड थोड़ा कलर भी जो है ऊपर नीचे कर देता है। बाकी ये कुछ सैम्पल्स हैं अलग अलग सिनेरियोज़ के, तो कुछ इस टाइप की फ़ोटोज़ आपको देखने को मिल जाएगी इसमें। एंड ये कुछ सैम्पल्स नाइट मोड के हैं जो डार्क सिनारियोज़ में हम ले लिए, मैं यहाँ पर भी लाइट को ठीक ठाक ही कैप्चर कर लेता है। बट अगर बात करें वीडियो के बारे में तो फ्रंट से आप 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन क्या फ़ायदा इस फ्रंट के 4K 30 FPS का जब यहाँ पर स्टेबल वीडियो ही नहीं आती है। बाकी स्टेबलाइजेशन
और लाइट को कितना अच्छे से बैलेंस कर रहा है इसका आपको आइडिया मिल गया होगा। वीवो में एक चीज़ अच्छी है कि आप इसी में स्विच कर सकते हो बैक पे। सो बैक पे स्विच किया, अब ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है बैक से हो रही है। सो ऐसी कुछ क्वालिटी आपको यहाँ पर बैक से देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा कभी देख रहा था कि फ्रेम स्किप हो रहे थे। होपफुली इस चीज़ को भी अपडेट के साथ फिक्स करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्टेबल आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो ओवरऑल कैमरा को सम अप करूँ तो फ्रंट कैमरा अच्छा है, लेकिन बैक में यहाँ पर काफ़ी स्कोप है इंप्रूवमेंट का। और वीडियो में अगर फ्रंट से 4K में स्टेबलाइजेशन मिल जाती तो और बेटर यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिलती है इसमें। सो ये थी सारी कहानी Vivo T5X के बारे में। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अब इस वीडियो में। अगर नहीं हुई तो स्टिल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अब इस साइड में आपको प्रोज दिख रहे होंगे, एक साइड में कॉन्स दिख रहे होंगे। आपके लिए जो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं उस हिसाब से आप अपने फ़ोन लेने का डिसीजन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे कि Vivo T5X लिया जाए या Vivo T4X लिया जाए या Realme P3 लिया जाए, तो मैं बोलूँगा अगर आपके लिए कहीं ना कहीं डिस्प्ले ज़्यादा मैटर करती है देन मैं Realme P3 के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि उसमें AMOLED डिस्प्ले मिलती है। अब यहाँ पर Oppo K13 का नाम भी आता है, लेकिन वो इस टाइम पे अभी थोड़ा प्राइस बढ़ा हुआ है, तो वो 22-23 हज़ार में लेने का सेंस नहीं बनाता है। तो थोड़ा वेट कर सकते हो, मे बी जब फ़ोन की थोड़ी प्राइसिंग कम हो देन आप इस फ़ोन को ले सकते हो, क्योंकि इसका आइडियल प्राइस मैं बोलूँगा 15 to 16,000 तक होना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई ऐश्वर्या राय का नाम नहीं लेगा, ऐसे तो नहीं होता है। तो हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।